नमस्ते विद्यार्थियों। आज पुनः मैं आपके लिए जो नया वीडियो लेकर के आया हूं वह वीडियो ईज आर एम के प्रयोग पर ही है। इस वीडियो में मैं पुनः ईज आर एम के बारे में ही आपको बताने जा रहा हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पुनः आप ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेंगे और मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। यदि आप अंग्रेजी जानने की इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि हम अंग्रेजी जान जाएं, अंग्रेजी फराटे के हम बोल लें और किसी भी टॉपिक पर किसी भी विषय पर अंग्रेजी हम बारीकी से लिख लें, तो मेरे विद्यार्थियों मेरी बार बार सलाह दे रहा हूं कि आपको ट्रांसलेशन जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं ट्रांसलेशन से संबंधित ही यह जो वीडियो मैं लेकर के लगातार आपके लिए आ रहा हूं, मैं ट्रांसलेशन के बेसिक ट्रांसलेशन यानी ईज आर एम के प्रयोग से मैं शुरू किया हूं। आप जानते हैं कि ईज आर एम का प्रयोग यानी है, हूं और हो का प्रयोग पांचवा, छठवां, सातवां के भी बच्चे जानते हैं, फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी तैयारी, अपने ट्रांसलेशन को सुदृढ़ करने के लिए आप एकदम बेसिक स्टेप से यानी फर्स्ट स्टेप से ही ट्रांसलेशन बनाना सीखिए। तो आज के इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वह पुनः ईज आर एम पर ही है। मैं पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे पहले मैं एक वीडियो ईज आर एम पर दिया हूं, आप यदि उसको नहीं देखे होंगे तो आप जरूर उस वीडियो को अंत तक देख लीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार वीडियो आपको मिलेगी, नए नए टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। तो मेरे विद्यार्थियों पुनः एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद सिद्धू सर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट जरूर दीजिए। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि ईज आर एम के प्रयोग में और क्या चीज है। तो मेरे विद्यार्थियों पहले जो मैं ईज आर एम का प्रयोग बताया था यानी है, हैं, हूं और हो, उसके पहले मैं एडजेक्टिव दे करके बताया था। अभी मैंने नाउन नहीं दिया हूं, एडजेक्टिव देकर बताया हूं। अभी नाउन जो आएगा यानी है, हैं, हूं और हो के पीछे नाउन जो आएगा उसके लिए अभी मैं आपको वीडियो नहीं दिया हूं। मैं अभी एडजेक्टिव पर दिया हूं। उस एडजेक्टिव के साथ आज जो मैं नया वीडियो देने जा रहा हूं वह है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में, ध्यान से सुनिएगा मेरे विद्यार्थी इस नियम को, बहुत ही साधारण ट्रांसलेशन है, फिर भी बच्चे गलत कर देते हैं समझदारी बिना, सूझ बिना या कंफ्यूजन में पढ़ करके। तो मैं इसीलिए चाहता हूं कि आपका बेसिक अंग्रेजी में मजबूत कर दूं, आपका बेसिक ट्रांसलेशन में मजबूत कर दूं। इसी उद्देश्य से मैं इसको पढ़ा रहा हूं। तो नियम कहता है कि जब हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हूं, हो, फिर से सुनिए, है, हैं, हूं, हो, मुख्य क्रिया के रूप में हो और इन शब्दों के पहले एडजेक्टिव या नाउन, एडजेक्टिव या नाउन यानी इन शब्दों के पहले का मतलब कि है, हैं, हूं और हो के पहले एडजेक्टिव या नाउन हो और इसके साथ अगर कोई भूतकालीन समय सूचक शब्द रहे, फिर से ध्यान दीजिए, भूतकालीन समय सूचक शब्द रहे और समय सूचक शब्द के साथ से रहे, यानी समय जो आपको मिलेगा वाक्य में उसके साथ से भी लगा रहे, तो ऐसे वाक्य का ट्रांसलेशन यानी अनुवाद ईज आर एम से नहीं बनते हैं मेरे विद्यार्थियों।
मुख्य क्रिया के रूप में होने के बावजूद भी इज और एम से इस तरह के वाक्य नहीं बनते हैं जिसमें समय सूचक शब्द है, बल्कि ऐसे वाक्य हैज बीन, हैड बीन के प्रयोग से बनते हैं, न कि इज और एम के प्रयोग से बनते हैं। वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, अपने बनाया। लेकिन यदि कहता है कि है, हूं, हो के साथ एडजेक्टिव या नाउन हो और उसके साथ किसी भी प्रकार का समय हो, तो उस तरह के ट्रांसलेशन को हम हैज या हैड बीन से बनाते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए मैंने तीनों पर्सन पर एक एक एग्जाम्पल दिया हूं, एक एक उदाहरण दिया हूं। जैसे वह 2 दिनों से बीमार है, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं, तुम 2 सप्ताह से व्यस्त हो। अब थोड़ा सा मैं समझा देना चाहता हूं कि वह 2 दिनों से बीमार है। जैसे वह बीमार है, मात्र रहे वह बीमार है। देखिए है लगा है, बीमार है, इसके साथ कोई समय नहीं है, लेकिन यहां वह 2 दिनों से बीमार है, 2 दिनों से समय है। तो इसका ट्रांसलेशन ही इज इल ही होगा। लेकिन जब इसके साथ आप समय लगा देते हैं, भूतकालीन समय लगा देते हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हैज बीन, हैव बीन से बनेंगे। मेरे विद्यार्थियों ध्यान रहे, भूल करके भी इज और एम का प्रयोग इस तरह के वाक्य में न कर दें। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वह 2 दिनों से बीमार है, ही हैज बीन इल फॉर 2 days। दूसरा उदाहरण है, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं। देखिए है भी आ गया, हो भी है, हो भी है। मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं, आई हैव बीन एब्सेंट सिंस मंडे। देखिए चूंकि इसमें भी आपको समय है, समय भी मेरे विद्यार्थी 2 तरह के होते हैं, एक निश्चित समय होगा, एक अनिश्चित समय होगा। कोई दिन, कोई तिथि निश्चित समय है, 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह, 1 माह, यह अनिश्चित समय है। तो दोनों तरह के समय वाक्य में रहते हैं। तीसरा मैंने जो सेकेंड पर्सन के रूप में दिया हूं, तुम 2 सप्ताह से व्यस्त हो। इसका ट्रांसलेशन यू हैव बीन बिजी फॉर 2 weeks। मेरे विद्यार्थी इस तीनों उदाहरण को आप समझ गए होंगे। तीनों उदाहरण तीनों पर्सन पर है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है, हूं, हो। नियम के अनुसार एडजेक्टिव और नाउन ये सारे एडजेक्टिव हैं, नाउन भी आ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मैं 5 वर्षों से एक किरानी हूं। अब देखिए किरानी तो नाउन है, हूं आ गया, लेकिन इसके पहले नाउन आ गया। आपका नियम में भी नाउन कहता है, या नहीं कि केवल एडजेक्टिव ही आएगा, नाउन भी आ सकता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम यही ना करेंगे कि आई हैव बीन ए क्लर्क, 5 वर्ष है, अनिश्चित समय है, फॉर 5 years। मेरे विद्यार्थियों आप दोनों वाक्य में बिना समय का और समय के साथ दोनों का अंतर समझ गए, एडजेक्टिव और नाउन का भी अंतर समझ गए। आगे मैं बताना चाहता हूं आपको कि इसके लिए मैं नियम ये 5 है, इसके लिए मैं नियम आपको यहां लिख दिया हूं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस एक्स्ट्रा यानी अदर वर्ड्स। मैंने यहां 2 नोट्स दिया हूं, इस पर विशेष आप ध्यान देंगे।
पहला नोट में है कि हैज किसके साथ लगेगा, यानी हैज, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन के लिए होता है। दूसरा है आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन के लिए होता है। दूसरा नोट है कि फॉर, आपके नियम में आता है फॉर सिंस, फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए और सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ये ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, हो सकता नहीं है, होता है। तो मैं नेगेटिव पर भी यहाँ दो उदाहरण दिया हूं, जैसे वह 2 दिनों से बीमार नहीं है, देखिए नेगेटिव आ गया। दूसरा उदाहरण दिया हूं कि आप सोमवार से अनुपस्थित नहीं हैं, देखिए है और है दोनों आ रहा है। तो वह 2 दिनों से बीमार नहीं है, यह नेगेटिव सेंटेंस हो गया, यानी इसका जब हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे, तो ही हैज नॉट बीन इल फॉर 2 days। दूसरा, आप सोमवार से अनुपस्थित नहीं हैं, यू हैव नॉट बीन एब्सेंट सिंस मंडे। देखिए यह अनिश्चित समय है 2 दिन, इसीलिए फॉर लगा है, यह निश्चित समय है इसीलिए यहां सिंस लगा है। मेरे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि नियम में कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट, यानी हैज हैव के साथ ही नोट लगाएंगे, इन कि बीन के बाद नोट नहीं लगा देंगे। जो नियम कहता है उससे थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है। हैज हैव के साथ ही आपको नोट लगाना, इसके बाद बीन लगाना है। बहुत लड़कों से भूल हो जाती है, बीन के बाद नोट लगा देते हैं, ऐसा हरगिज नहीं करना है, आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका इंट्रोगेटिव भी बन सकता है, प्रश्न सूचक वाक्य भी बना सकते हैं आप, जैसे क्या वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित हैं। इसे सुनिए, क्या वे लोग 2 दिनों से अनुपस्थित हैं। इसका ट्रांसलेशन, हैव दे बीन एब्सेंट फॉर 2 days। क्वेश्चन का चिन्ह यानी प्रश्न सूचक चिन्ह देना नहीं भूलेंगे। बार बार इस बात का ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न सूचक चिन्ह छूटे नहीं, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं यहां आपको नियम दे दिया हूं, जैसे पहले हम सहायक क्रिया को आगे कर देंगे, हैज हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एडजेक्टिव या नाउन प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन का चिन्ह। ध्यान रहे, मैं यहां नोट भी लिख दिया हूं, सीधा साधा बात है मेरे विद्यार्थियों। यदि हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द लगा रहेगा तो नोट लगाइएगा, और यदि हिंदी के वाक्य में नहीं शब्द नहीं लगा है तो आपको नोट का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों वाक्य एक साथ भी आ सकते हैं। मैंने अलग अलग नियम न करके इंट्रोगेटिव के साथ ही नोट लगा दिया हूं। पुनः सुन लीजिए, यदि हिंदी के वाक्य में नहीं है तो नोट लगाइएगा, नहीं है तो नोट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य देना है इंट्रोगेटिव में। दूसरे तरह का भी इंट्रोगेटिव हो जाता है, जैसे वह 2 दिनों से क्यों व्यस्त है, क्यों, कैसे, कब, कहां, ये सारे भी प्रश्न सूचक शब्द हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के अंदर में आता है, यानी वाक्य के प्रारंभ में नहीं बल्कि वाक्य के अंदर में आता है, तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी हम लिखेंगे। पिछला वीडियो में मैंने बताया हूं, फिर दोहरा देता हूं, यदि वाक्य के अंदर में कोई प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो उसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे और सीधे हम इंट्रोगेटिव नियम पर आ जाएंगे। तो वह 2 दिनों से क्यों व्यस्त है, तो क्यों का अंग्रेजी वाई लिखकर मैं सीधे इस नियम पर आ गया। आप देखिए, आप पुनः इंट्रोगेटिव नियम पर आ गए, यानी वाई हैज ही बीन बिजी फॉर 2 days। क्वेश्चन का चिन्ह जरूर, चाहे वह हिंदी का वाक्य हो
और चाहे वह अंग्रेजी का वाक्य हो, क्वेश्चन का चिन्ह जरूर रहना चाहिए यदि वह प्रश्न सूचक वाक्य है तो। मेरे विद्यार्थियों, आज ये जो मैं इस वीडियो को लाया हूं, इसी उद्देश्य से लाया हूं कि आप अपना अंग्रेजी यानी अंग्रेजी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी तरह से सुदृढ़ कर लें। मैं समय सूचक वाक्य के साथ आपको बताने का प्रयास करूंगी, कहीं भी आपको इस तरह के कंफ्यूजन ना हो जाए। पुनः मेरे विद्यार्थियों, आपको याद दिला देता हूं, इससे पहले मैं ERM पर एक वीडियो दे चुका हूं, उसको भी आप देखेंगे, क्रम वाइज देखते चलेंगे। इसके बाद इसको देखेंगे, फिर मैं ERM पर ही जो मेरा अगला वीडियो आएगा वह ERM के ही प्रयोग पर आएगा। तब तक मैं पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे विद्यार्थियों, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और यदि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आज आप सभी विद्यार्थियों को इतना ही मैं इस वीडियो में बताने के लिए आया हूं। पुनः जो मेरा नया वीडियो आएगा आप बारीकी से ERM का प्रयोग को मैं पुनः समझाऊंगा। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को मेरा बहुत सारे शुभकामनाएं। नमस्कार।